सो स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी के बारे में, जो चैप्टर नंबर 3 होगा। तो चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने क्या कर लिया था, उसके बारे में एकदम अच्छे तरह से हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 3 जो है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 में जो चैप्टर का नाम है वो क्या हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें इसका नाम होगा पादप जगत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पादप जगत के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे पहले वाले चैप्टर को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख करके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। और टेस्ट भी हुआ था तो आप टेस्ट भी देख लीजिए कि आपका प्रिपरेशन किस प्रकार से हुआ था और कितने में से आपने कितना नंबर जो है कि पाए, जो है कि कितने मार्क्स पाए हैं। तो वहाँ से आप उसको वीडियो को देख करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चलिए बात कर लेते हैं पादप जगत के बारे में। तो चैप्टर नंबर 3 जो इसका नाम क्या होगा, पादप जगत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम कहते हैं। अगर हम लोग प्लांट किंगडम की बात करें तो जो प्लांट किंगडम होता है, सबसे पहले पादप जगत में देखेंगे पादप जगत के महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में, यानी इसके लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। तो इसके कुछ न कुछ लक्षण होते हैं, कुछ न कुछ करेक्टर होते हैं। तो उस करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करते हैं, समझने की प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पादप जगत में पाए जाने वाले सभी पौधे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। एक बात, जितने भी प्रकार के पौधे होते हैं अगर वो पादप जगत में पाए जाते हैं तो सभी प्रकार के पादप जगत में जो होते हैं वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के क्या होते हैं, तो वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, पहली पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट क्या बताएंगे, सभी पौधे इसमें क्या होते हैं, तो सभी पौधे इसमें बहुकोशिकी होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। पहला पॉइंट कि सभी प्रकार के पादप जगत में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बनी होते हैं। और दूसरा ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरे पॉइंट, इसके अंतर्गत आने वाले सभी पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। मतलब इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे होंगे सब के सब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अर्थात वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें समझेंगे कि पादप जगत के अंतर्गत आने वाले सभी पादप में केंद्रक झिल्ली क्या होती है, पाई जाती है। तो केंद्रक झिल्ली क्या है, आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो जितने भी प्रकार के पादप जगत में आने वाले जो पौधे होते हैं उनमें जो होता है केंद्रक झिल्ली क्या होता है, पाया जाता है। और इसके अगले पॉइंट की बात करें, इसके अंतर्गत आने वाले पौधे की कोशिकाएं भित्ति जो होती है वो किसके बने होते हैं, सेलुलोज की क्या होते हैं, बने होते हैं। मतलब कि इनमें पाए जाने वाले जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं होंगी, जितनी भी प्रकार के पौधे होंगे, उन पौधों की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो बेसिकली ये सेलुलोज की क्या होती है, सेलुलोज की ये बनी होती है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं ये जीवन पर्यंत क्या करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। मतलब इनमें आने वाले सभी प्रकार के पौधे वो जीवन पर्यंत यानी कि लगातार वो क्या करते रहते हैं, वो वृद्धि करते रहते हैं। और सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह क्या है कि पादपों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पादपों का जब हम स्टडी करते हैं तो पादपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पादप विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इसको बॉटनी कह देंगे। क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं या पादप विज्ञान कहते हैं। चलिए बताइए, पादप विज्ञान या बॉटनी के जो जनक है वो कौन है। यदि आपको पता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक या पादप विज्ञान के जनक कौन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। मुझे उम्मीद है कि हर किसी को ये पता होगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं कल बता दूंगा, बट जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करें हमें और बताएं कि कौन है। आगे है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का क्या चीज़ वर्गीकरण। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि पादप जगत की क्या सामान्य लक्षण होते हैं, वो लक्षण के बारे में हम लोगों ने देखा। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि पादप जगत का वर्गीकरण क्या है। एक चीज़ और, पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए
और वीडियो को बीच में स्किप करके बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको सही तरह से कंटेंट मिल सके। और वीडियो के अंत में हर रोज़ आपसे क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसका प्रश्नों का जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताया करिए। तो चलिए देख लेते हैं पादप जगत का वर्गीकरण क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइकलर। तो आइकलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, तो आइकलर नामक वैज्ञानिक ने पादपों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। चलिए देख लेते हैं किस बेसिस पे इसको वर्गीकरण किया था। आइकलर ने 1883 में पादप जगत को बीजों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो उपजगतों में क्या किया, बांट दिया। ठीक है, कितने, दो। यानी कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, आइकलर। तो आइकलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने 1883 में पौधों में बीजों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पे, मतलब उसमें बीज प्रेजेंट हो अब्सेंट हो, इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को क्या किया, तो प्लांट्स को दो भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला उन्होंने बनाया उपजगत अपुष्पोद्भिद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्टोगैमी। दूसरा उपजगत उन्होंने क्या बनाया, पुष्पोद्भिद, जिसको क्या कहते हैं, फिनोरोगैमी कहते हैं। ठीक है, फोइनोरोगैमी कहते हैं। तो अपुष्पोद्भिद क्या है, पुष्पोद्भिद क्या है, इसको दो भागों में किसने बांटा, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने इसको दो भागों में बांटा था। किसके बेसिस पे बांटा, तो सीड्स के प्रेजेंट एंड एब्सेंट के बेसिस पे, यानी बीजों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया था। चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं कि अपुष्पोद्भिद किसे कहते हैं। अगर अपुष्पोद्भिद की बात करें तो इसको जो होता है, इस उपजगत में के अंतर्गत पाए जाने वाले पौधों में क्या होते, पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प और बीज नहीं बनते हो या नहीं पाए जाते हो, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, अपुष्पोद्भिद कहते हैं। क्या कह देंगे, अपुष्पोद्भिद कह देंगे। मतलब जिन पौधों में पुष्प एवं बीज नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, अपुष्पोद्भिद कह देंगे। और तथा इनमें लैंगिक अंग भी क्या होता है, स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। मतलब इनमें जो सेक्सुअली ऑर्गन्स होते हैं यह भी क्या होते हैं, यह भी इसमें पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते, स्पष्ट नहीं होता है। मतलब इसमें लैंगिक अंग भी क्या होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। किसमें, अपुष्पोद्भिद में। उसके बाद आगे की तरफ देख ली, तो जो अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं, इन अपुष्पोद्भिद को पौधों को क्या किया गया है, तीन समूहों में बांट दिया गया है। इसी तीन भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, थैलोफाइटा है। दूसरा क्या है, ब्रायोफाइटा है। तीसरा क्या है, टेरिडोफाइटा है। ठीक है, मतलब कि पौधों को पहले दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहले ऐसे पौधे जिनमें क्या होते हो, पुष्प और बीज नहीं बनते हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपुष्पोद्भिद कहते हैं। और इनके भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया, इनको भी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा। अब इनके बारे में हम क्या करते हैं, एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। तो पहले हम किसके बारे में देख लेते हैं, थैलोफाइटा के बारे में देख लेते हैं। थैलोफाइटा की अगर बात करें, थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले सभी पौधों में वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियां जो होती नहीं पाते हैं। मतलब ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्तियां जो होता है ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, वास्तविक रूप से क्या होता है, वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हो, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। अब थैलोफाइटा में आने वाले पौधे का नाम क्या है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, शैवाल। शैवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। तो थैलोफाइटा समझ में आ गया। थैलोफाइटा की बात क्या आएगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बात क्या आएगा, टेरिडोफाइटा आएगा। तो पहले हम लोगों ने थैलोफाइटा को समझा। थैलोफाइटा क्या है, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले सभी पौधों में वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती जो होता है ये नहीं पाया जाता है। उदाहरण में क्या बताएंगे, शैवाल। अब ये जो शैवाल आ गया, शैवाल के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। शैवाल क्या चीज़, इसके बारे में देख लेते हैं। शैवाल जो होता है, शैवाल की उत्पत्ति कैम्ब्रियन काल में लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुई है। अब देखिए, कैम्ब्रियन काल जो होता है ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का समय है। बहुत सारे काल होते हैं, तो उसमें भी एक समय आता है जिसको क्या कहते हैं, कैम्ब्रियन काल कहते हैं। तो कैम्ब्रियन काल एक टाइमिंग है, एक समय है। जैसे आधुनिक काल होता है, ऐसे कैम्ब्रियन काल एक था।
तो कैम्ब्रियन काल में लगभग 2 अरब वर्ष पहले क्या था, एल्गी शब्द की उत्पत्ति जो है यह लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या बनेगा, पहला प्रश्न ये बनेगा कि चलिए बताइए शैवाल शब्द की उत्पत्ति कितने वर्ष और किस काल में हुआ है, कितने वर्ष पहले किस काल में हुआ है, तो बताएंगे 2 अरब वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल से हुआ है। दूसरा प्रश्न इसमें क्या बनेगा, एल्गी जो शब्द है, एल्गी शब्द जो है इंग्लिश वर्ड है, एल्गी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो एल्गी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एल्गा से हुआ है। किससे हुआ, एल्गा से हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, जैसे कि कल पूछा गया था कि कवक, फंगस जो है कवक किस शब्द से लिया गया, किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, ऐसे ही यहाँ पूछा जा रहा है एल्गी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो यह लैटिन भाषा के एल्गा शब्द से हुआ है। ठीक, अब एल्गी जो शब्द होता है, एल्गी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, लिनियस। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने एल्गी शब्द का प्रयोग किए थे, तो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे लिनियस। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में, कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जब हम शैवाल के अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं या फिर एल्गोलॉजी कहते हैं। क्या कह देंगे, फाइकोलॉजी या फिर इसे क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी कहते हैं। तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, आई होप मुझे लगता है कि आप लोग बता लेंगे कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एक एक पॉइंट आप क्या करिएगा, आराम से नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, उसको पढ़ते चलिए, समझते चलिए। इस बार फिर संडे को टेस्ट होगा, ठीक है, तो आप तैयारी थोड़ा से अच्छे से करिए, प्रिपेयर। तो अब देखिए, तथा इसके अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं, तो इसके जो अध्ययनकर्ता होते हैं, अध्ययनकर्ता क्या कहते हैं, फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कह देंगे, फाइकोलॉजिस्ट कह देंगे। जब शैवालों का अध्ययन करेंगे तो उसको फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं, लेकिन जो इसका स्टडी कर रहा है, मतलब अध्ययन करने वाला जो होता है, अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं, तो अध्ययन करने वाले को कहते हैं फाइकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं, फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी कहते हैं। और इसके अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब उसके बाद देख ले, फाइकोलॉजी का जनक कौन है, फाइकोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, तो फाइकोलॉजी का जो जनक है एफ.ई. फ्रिस है। कौन है, एफ.ई. फ्रिस नामक वैज्ञानिक जो है, इनको क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्या कहता है, फाइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। किसको, एफ.ई. फ्रिस को कहा जाता है। ठीक, अगर हम बात करें भारतीय फाइकोलॉजी का जनक कौन है, तो भारतीय फाइकोलॉजी के जनक की अगर हम बात करें तो इसके जो जनक होते हैं ये कौन होते हैं, तो भारतीय शैवाल विज्ञान का जो जनक है वो M.O.P. अयंगर है। कौन है, अयंगर, मतलब M.O.P. अयंगर को कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो M.O.P. अयंगर को क्या कहा जाता है, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे शैवालों के क्या चीज़, तो शैवालों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने देखा पादप जगत, और पादप जगत में सबसे पहले हम लोगों ने देखा पादप जगत के कौन कौन से लक्षण होते हैं। फिर दूसरा हेडिंग क्या बना है, पादप जगत में पाए जाने वाले उनका वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, कितने भागों में किया गया, 2 भागों में, कौन कौन से, एक आपका क्या था, पहला क्या था, पुष्पोद्भिद हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अपुष्पोद्भिद हो जाएगा। फिर आपने देखा कि पुष्पोद्भिद में क्या होता है, जिसमें पुष्प और क्या चीज़, फल बनते उसको पुष्पोद्भिद कहेंगे, जिसमें पुष्प और फल नहीं बनते उसको अपुष्पोद्भिद कहेंगे। तो अपुष्पोद्भिद में क्या किया गया है, 2 भागों, इसके जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा थैलोफाइटा, दूसरा क्या हो जाएगा ब्रायोफाइटा, तीसरा क्या हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अगले दिन की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे शैवालों के क्या चीज़, शैवालों के सामान्य लक्षण। ठीक है।